Now today we will do the convergence of a sequence in a metric space. Sequence की definition we have already done. Now convergence of a sequence in a metric space. कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी, उसकी क्या डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है. अब सपोज करिए यू हैव द सीक्वेंस. अब मैं इसको एक सीक्वेंस लिख रही हूँ. देखो मैं 2 3 4 5 6, ठीक है. उसके बाद मैं लिख रही हूँ 1 1 1 1 1 सो अप टू इन्फिनिटी. अब मैं इतने नंबर सीक्वेंस के छोड़ दूं, यानी मैंने फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ छोड़ दिया और मैंने फिफ्थ एलिमेंट छोड़ दिया, ठीक है. बाकी जितने एलिमेंट्स हैं कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी है, यानी 6 से लेके किस पोजीशन तक, इनफाइनाइट पोजीशन तक एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, 1 है. सो सीक्वेंस का नाम है xn. मैं सिर्फ अभी आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, फिर उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन में आएंगे. सो xn और x, अब सपोज करो अब ये किसको कन्वर्ज करेगी बेटा, ये 1 को कन्वर्ज करेगी. इसका ट्रेंड, कन्वर्जेंस का मतलब है कि सीक्वेंस का ट्रेंड किस तरफ है, अल्टीमेटली वो जा कहाँ रही है, हमने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. अब इन 5 नंबर्स को छोड़ के उसके बाद सीक्वेंस का ट्रेंड क्या है, 1 1 1 1 1 एंड 1. इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m? ये कंडीशन होल्ड कर रही है जब हमारा n कहां से शुरू हो रहा है, m से. अब मेरा यहाँ पे m क्या है, 1 2 3 4 5, ये बेटा ये n की वैल्यूज है क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो इसका मतलब मेरा जो m है वो 5 से शुरू हो रहा है. सो अब xn minus 1, if I will write mod of xn minus 1 is less than epsilon for all n greater than or equal to 5. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में 5 भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया, ठीक है. इट इम्प्लाइज, या आप लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. यानी अब मैंने कितने एलिमेंट्स छोड़ दिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स छोड़ दिए, 1 2 3 4 5. सीक्वेंस के पहले 5 एलिमेंट छोड़ दिए, कहां से काउंटिंग शुरू की, 6th एलिमेंट से. ये कौन सा एलिमेंट है, दिस इज द 6th एलिमेंट. तो मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक किया. अब 6th एलिमेंट पे xn की वैल्यू क्या है बच्चे, 1. तो 1, when you will put n is equal to 6, then what is xn minus 1? This is 1 minus 1, which is equal to 0, and it is always less than epsilon because epsilon is greater than 0. It is a very, very small quantity. When n is equal to 7, so this is the at the 7th position. So again xn minus 1, that will be equal to 1 minus 1. This is equal to 0. Again 0 is less than epsilon. So इसी तरह सीक्वेंस का जो ट्रेंड है वो चलता जाएगा, इसी तरह सीक्वेंस का ट्रेंड चलता जाएगा और अल्टीमेटली जो सीक्वेंस है वो 1 को टेंड करेगी. तो अब एक एक नहीं लिखेंगे n इज इक्वल टू 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है. तो उसको कंपाइल कैसे किया हमने, द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम m. दैट इज mod of xn minus 1 is less than epsilon for all n greater than or equal to m. So जितने भी आपके जो m की वैल्यूज हैं वो 6 से शुरू हो रही हैं, because your m starts from 6 6 7 8 soon up to infinity. सबके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा. Either you can write by epsilon definition or you can write mod of xn minus 1 is tending to 0 as n tends to infinity. कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स का और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का जो डिफरेंस है वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक है. अगर यही डिफरेंस बेटा, अगर यही डिफरेंस किसी डेल्टा से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब xn 1 को कन्वर्ज नहीं करेगा. और यहाँ आप लिख सकते हैं xn is converging to 1 as n tends to infinity, right?
So one more example, then I'm coming to the definition. Suppose the sequence you have 1 by n. One is 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. Right? अब इसमें देखो वहां था, वहां सीक्वेंस कांस्टेंट हो रही थी. कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ट. 4 नंबर्स के बाद सीक्वेंस का हर एलिमेंट 1 1 1 1 1 था. ठीक है, तो वो सीक्वेंस कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. लेकिन यहाँ पे हर नंबर क्या है, अलग है. अब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. सपोज यू हैव 0 एंड हियर इज 1 by 2, देन हियर इज 1 by 2, देन हियर इज 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. अब 1 by n है, आप इसको लिमिट लगा के देखिए कितना आ गया आपके पास आंसर, 0. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये आपका क्या आ गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. इसका मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स 1 by n क्या है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू. इसका मतलब है कि m आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां से जो लगाने के बाद जो सीक्वेंस और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. ठीक है, अब सपोज करो अब 1 by n है, अब मैं यहाँ लगाऊं 1 माइनस, अब मैंने n को 1 लगाया, सपोज n को 1 लगाया. सो यू देखो, जब भी आपने डेफिनेशन लगानी है एप्सिलॉन सबसे पहले चूज होगा. जब भी डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस लगेगी इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम epsilon for a given epsilon greater than 0. So first of all, we have to choose the value of epsilon. So suppose I will choose the value of epsilon as 0.1. This is 1 by 10, right? So when you will put n is equal to 1, right? So put here. इसमें आप इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 1 minus 0. ठीक है, कितना आया 1. और epsilon की वैल्यू कितनी है, epsilon कितना है 0. तो कैन यू से दैट 1 इज लेस देन 0.1? नो, दिस इज रॉन्ग. इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती. राइट, उसके बाद नंबर 2. अब अगेन आई एम राइटिंग द सीक्वेंस. दिस इज 1 1 by 2 1 by 3 so on up to infinity. So when you have taken n is equal to 1, you have put the values in this. आपने चेक करना है कि ये रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं करता. और एप्सिलॉन आपने क्या चूज किया, 0.1. दिस इज 1 by 10. It implies when you have put 1 1 minus 0, this is equal to 1, but 1 is not less than 1 by 10. इसका मतलब n is equal to 1 के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. Let us take n is equal to 2. This is 1 by 2, 1 minus 0. This is equal to 1 by 2. This is 0.5 and 0.5 is not less than 1 by 10. इसका मतलब 1 by 2 पे भी रिजल्ट नहीं होल्ड करेगा. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग, चलते जाएंगे 1 by 2 1 by 3. अब हम लेंगे n is equal to, हम n लेते हैं. तो 1 by 10 minus 0 कितना आया, 1 by 10. तो 1 by 10 1 by 10 से थोड़ी ना छोटा होगा. 1 by 10 is equal to 1 by 10 है. Right? So it implies, यानी सीक्वेंस के कितने मेंबर्स तक रिजल्ट होल्ड नहीं किया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सो अप टू 10th पोजीशन तक रिजल्ट होल्ड नहीं. अब मैं आ रही हूँ n is equal to 11 पर. ठीक है, so when you will put 1 by 11 minus 0, so here is 1 by 11. and जब डिनोमिनेटर्स में कंपैरिजन करते हैं बेटा, आप डिनोमिनेटर में जिसमें नंबर, डिनोमिनेटर में जितना नंबर बड़ा होगा उतना नंबर छोटा होगा. here you can say that 1 by 11 is less than 10. So it implies 1 by 11 कौन है, xn है. ठीक है, किस पोजीशन पे है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. किस पोजीशन पे, फॉर n इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू ली आपने, n इज इक्वल टू 11. अब आप n इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे. ठीक है, when you will put n is equal to 12, then 1 by 12 minus 0, कितना आंसर आया, 1 by 12. this is less than 1 by 10. it implies what you will write here, it implies xn minus 0 is less than, इसकी वैल्यू है less than epsilon. इसके लिए for n is equal to 12. इसका मतलब अब मैं जितने नंबर्स आगे बड़े लेती जाऊंगी उसके लिए रिजल्ट होल्ड होना शुरू हो जाएगा. अब ये रिजल्ट कहां से होल्ड होना शुरू किया, for all n greater than or equal to 11. तो मैंने 10 मेंबर्स छोड़ दिए बेटा जी सीक्वेंस के. अगर उसके ऊपर रिजल्ट होल्ड नहीं करता, इट डजंट मैटर. अल्टीमेटली सीक्वेंस का ट्रेंड किस तरफ है, 0 की तरफ है. So how you will define it, for a given epsilon. Now what is the definition? For a given epsilon greater than 0,
however small, जितना भी आप छोटा ले सकते हैं, ठीक है जी. There exists a positive integer m such that the difference between the elements of the sequence and the point of convergence, here you will write x, in general आप x लेंगे, zero नहीं लेंगे. This is less than epsilon for all n greater than or equal to m. So this is the convergence of a sequence xn in a metric space x. Right? I hope the point is clear to all of you. So there are so many ways to write it, that it implies limit n tends to infinity, xn is equal to x, or you can write xn is tending to x as n tends to. But for all n greater than or equal to m का मतलब क्या है? m से बड़े नंबर, तो m से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ तक जाएंगे? ये मेरा m है, कहाँ तक जाएगा ये? ये इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है जी. तो ये किसकी वैल्यू है? ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है. So it implies you will write as n tends to infinity. So a sequence xn converges to x as n tends to infinity if for a given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive integer m such that the modulus value, the difference of the modulus value of xn and x is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Examples मैंने आपको पहले ही समझा दिए. So you can take one more example. So suppose you have 1 plus minus 1 raised to power upon n. Right? अब when n tends to infinity, जब आप लिमिट लगाएंगे, आप प्रॉपर्ली कैसे लगाएंगे? लिमिट n tends to infinity xn. So लिमिट कहाँ लगेगी? 1 तो कांस्टेंट है, लिमिट यहाँ पे लगेगी. ठीक है, ये अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट बनता है, ये टेंडिंग टू 0 ही जाएगा. तो दिस इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 1. तो लिमिट कितनी आ गई यहाँ पे? सीधा ही डायरेक्टली आपने निकाल लिया. लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 1. इट इंप्लाइज द सीक्वेंस xn is convergent. Right? So now some of the theorems on convergence of a sequence. Theorems on convergence of a sequence. अब थ्योरम क्या है? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट, बट हर सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे. एवरी सीक्वेंस मे और मे नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है. इफ द सीक्वेंस कन्वर्जेंट देन इट विल हैव अ यूनिक लिमिट. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, इतनी आबादी है, इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं दुनिया में, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है हर एक का यूनिक है. उसी तरह व्हाटएवर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? यूनिक होगी. लिमिट विल बी यूनिक. राइट? So we can say that prove that the limit of a sequence if exists, बड़ा ही साथ में उन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए. सो यूनिक का मतलब क्या? हम दो लिमिट्स ले लेंगे, एक x ले लेंगे, एक y लेंगे. x इज डिफरेंट फ्रॉम y अपनी तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या प्रूव करेंगे? x किसके इक्वल है? y के. सो प्रूफ ऑफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक. लेट xn be a sequence in metric space xt. Right? मान लिया let xn x को भी कन्वर्ट कर रहा है, xn y को भी कन्वर्ट कर रहा है, साथ में लिख दिया xy के बराबर नहीं है, where x is not equal to y. जब देखो xy के बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को हमने एप्सिलॉन ले लिया, एंड एप्सिलॉन डेफिनेटली क्या है? ग्रेटर देन 0. तो नाउ अब xn किसको टेंड कर रहा है? x को. xn किसको कर रहा है? y को. बेटा फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप लेंगे. ठीक है. इसके लिए आप m1 चूज करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसके लिए m2 चूज करेंगे, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x इज लेस देन epsilon by 2. It doesn't matter you have taken epsilon by 2, epsilon by 3. So according to the need of the theorem we can choose. आप epsilon भी अगर चूज करते हैं तो भी क्वेश्चन गलत नहीं है. ठीक है. Here is less than epsilon by 2. Right? यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m.
सो व्हाट डज इट मीन? अब एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक्सएन सीक्वेंस थी, वो उसका पॉइंट ऑफ वो कहां से कन्वर्ज करना शुरू किया? वो M1 के बाद जितने मेंबर्स हैं उसके बाद कन्वर्ज करना शुरू किया, ठीक है। अब दूसरा नंबर है, सपोज करो M2, बाकियों ने कहां से कन्वर्ज करना शुरू किया? M2 से। तो कॉमनली दोनों ने कहां से शुरू किया? सीक्वेंस ने कॉमनली कहां से कन्वर्ट शुरू करना किया? ये देखो, ये सारा इसके बाद सारा कॉमन ही आएगा। M1 के बाद सारे नंबर्स, बेटा सपोज करो मैंने M1 को कितना दे दिया, मैंने M1 को 10 दे दिया, ठीक है, मैंने M2 को 15 दे दिया। अब मेरी मेरी कन्वर्जेंस एक हो रही है 10 के बाद जितने नंबर्स हैं उन पे हो रही है, ठीक है, और दूसरे पे कितनी हो रही है? 15 के बाद हो रही है। तो कॉमन दोनों पे कितनी हुई? कॉमन दोनों पे कितनी हुई? 15 के बाद हुई, तो वो मैक्सिमम हुआ। सो क्या करेंगे? चूज M is equal to, choose M is equal to maximum of M1 and M2. So दोनों की कन्वर्जेंस एक 10 के बाद हो रही थी, एक 15 के बाद हो रही है। इट मीन्स दोनों की जो कॉमन है, कॉमन किसके बाद हो रही है? 15 के बाद। और 15 क्या है दोनों का? मैक्सिमम। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर mod of xn minus x is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to, for all n greater than or equal to m, क्योंकि हमने एक नंबर चूज कर लिया, and xn minus y is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m. दोनों ही रिजल्ट m के लिए होल्ड करेंगे, and m is the maximum of m1 and m2, right? So now here I have written the mod. Why I have written the mod here? Actually, we are in the metric space. So metric space में distance is described as distance between x. ये तो usual में है. If I am in usual metric space. अब जो आपकी definition की पीछे convergence की, उसमें मैंने आपको ये लिखवाया, ठीक है। ये हम तभी लिखेंगे जब हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं। अगर हम जनरल मेट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन xn and x is less than epsilon for all n greater than or equal to m. So I will replace, because we are particularly हमें यूजुअल के बारे में बात नहीं की है हमने, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन xn and y is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m. इस रिजल्ट को हम आगे जाके यूज करेंगे। नाउ अब हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि डिस्टेंस बिटवीन x और y जो है, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ xn, क्योंकि दोनों में मीडिएटर कौन है? xn है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी, डिस्टेंस बिटवीन xn and distance between xn and y, right? And we have already known that this is less than epsilon by but they have taken epsilon by 4. You may take, ठीक है, suppose I have taken epsilon by 4, epsilon by 4. This comes out to be epsilon by 2 for all n greater than or equal to m. It implies distance between x, y is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m. And what distance between x and y we have taken? We have taken epsilon. So epsilon, देखो अगर आप बेटा यहाँ पे epsilon by 2 ले लेते हैं, suppose हमने पीछे कितना लिया? epsilon by 2, तो epsilon क्या आ जाएगा? epsilon by 2 is epsilon, तो यहाँ क्या आ गया? epsilon is less than epsilon, which is not possible, क्योंकि epsilon तो epsilon के इक्वल ही होगा ना, ठीक है, so which is impossible. It implies 1 is less than 1. It implies 1 is less than 1, which is impossible. So it implies our supposition is wrong. Supposition क्या थी कि x y के बराबर नहीं था. Answer supposition is wrong, as x must be equal to y. It implies the limit of the sequence, if exist, is unique. That's all. I hope everything is clear to you now.